नमस्कार, देवभूमि एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2024, जिसको हमने 18 अगस्त 2024 को कवर करना है तक कुछ जीएस के खास एस्पेक्ट इसमें कवर करने वाले हैं अब हम, क्योंकि इससे पहले मैंने पेडागोजी के 5 यूनिट आपके सामने रख दिए हैं और उससे संबंधित लगभग 500-600 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। अब एक और अभियान है, कुछ जीएस के एस्पेक्ट मैंने इससे पहले उत्तराखंड हिस्ट्री का कवर किया था एक टॉपिक। अभी उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उत्तराखंड की जनगणना, इस पर बेस एक टॉपिक होगा आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत कर देता हूं। पहला क्वेश्चन इसका है, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें जनगणना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने माना है और एक थोड़ा सा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें संबंधने की संभावना है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जो जनगणना कहती है, और 2011 की जनगणना आपको पता है, 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 0.83% है। बहुत छोटे मोटे कंफ्यूजन होंगे यहाँ पर आपको डेट्स को लेकर, खासकर 0.84 देखो एक ही सेम, और 1.69 ये जनसंख्या के अनुसार, सॉरी 1.69 और 1.96 ये भी सेम एक जैसे नंबर्स हैं। तो उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 0.83% है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की पोजीशन पूछे देश में, जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का स्थान देश में, तो क्या होगा, 20वां होगा, ठीक है, 20वां होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, दोनों को सीधा टू द पॉइंट चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, जनगणना से क्वेश्चन आते रहेंगे बीच बीच में आपको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पार्क, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई थी, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में इसका मुख्यालय है आज की डेट में। और इस यूनेस्को द्वारा भारत के लगभग 43 स्पॉट्स को अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। 43वां, असम में एक नया नाम आपने सुन लिया होगा। अच्छा, इससे पहले कि ये पूछा है क्वेश्चन कि विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन होगा, तो क्या आंसर देंगे आप इसका? उत्तराखंड के 2 हैं यहाँ पर, एक तो है नंदा देवी, और दूसरा है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। बस इसमें आपको ये प्रश्न पूछा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड का पहला पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नंदा देवी। इसमें ऑप्शन भी है, नीचे देख लेते हैं एक बार ऑप्शन को हम, बिना ऑप्शन देख के। ये देखिए नंदा देवी यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा नंदा देवी। उसके बाद 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया था, और 1988 में इसे जैवमंडल रिजर्व भी घोषित किया गया था, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, ठीक है, और फूलों की घाटी भी चमोली से 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत पूछा है। शिशु का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष। उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या में, वैसे उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या अगर आपसे पूछ दे तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। 1 लाख कितनी होगी बताओ, 1.00, 1,92,000। देखो मुझे कंफ्यूजन होने लगा, उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या फिर से याद करने की कोशिश करता हूँ, 1.0086,292, इस टाइप का कुछ याद आ रहा है मुझे, 1,86,292, ये उत्तराखंड की जनसंख्या है, ठीक है। और भारत की हमने माना था 121.05 करोड़, ये भारत की जनसंख्या थी, 2011 की बात है। तो इसमें उत्तराखंड की कुल शिशुओं का प्रतिशत पूछा है उसने, शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष के, तो इसका आंसर होगा 13.44, ठीक है, 13.44% शिशु है उत्तराखंड में टोटल जनसंख्या में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में देश के कौन से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया था? 5वें आईआईटी का, 6ठे आईआईटी का, 7वें आईआईटी का, 8वें आईआईटी का। क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, एजुकेशन से भी जुड़ा है और वैसे भी जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है। इसमें सारे वो क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, एजुकेशन हो जो 1 से संबंधित हो जो, और
जनगणना से संबंधित हो, तो इसका आंसर होगा 7वां आईआईटी। ठीक है, कब घोषित किया? 2001 में। ये भी याद रखना, 2001 भी और 7वां आईआईटी भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड में कहाँ है? उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल, देहरादून, रुड़की और नरेंद्र नगर। तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल के हल्द्वानी यानी गौलापार में होगा ये, हल्द्वानी उच्च शिक्षा निदेशालय। ठीक है, तो ये आंसर इसका सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आया है जनगणना से क्वेश्चन। उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 2001 से लेकर 2011 के मध्य, जो टोटल के मध्य उत्तराखंड की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो कितनी होगी? 17.50, 17.70, 18.18, 18.81। तो सबसे सही आंसर है ये। अब आप तो जनगणना तो पढ़ ही चुके होंगे। जनगणना अगर नहीं पढ़ी तो उसे तुरंत पढ़ लें, एक या दो क्वेश्चन वहां से बनने के पूरे चांसेस हैं, एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। तो पिछले 10 साल में उत्तराखंड की जनसंख्या में 18.81 की वृद्धि हुई है, और ये जो 17.70 ये भारत का है। ठीक है, भारत की जनगणना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो चाहे वो सिलेबस में ना हो लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो भारत की जनगणना के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये है 17.7, और उत्तराखंड का ये है। ठीक है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान अगर पूछा है तो 18वां स्थान है, तो इसके हिसाब से। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार से। चलिए आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से? अच्छा, फिर से दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार, यानी पिछले 10 सालों में 2001 से लेकर 11 के मध्य उत्तराखंड के किस जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या बड़ी होगी? तो दोनों बताने हैं, सर्वाधिक और सबसे कम। तो ऑप्शन देख के, उधम सिंह नगर, पौड़ी, सर्वाधिक वृद्धि हुई है उधम सिंह नगर और पौड़ी। उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी। क्या आंसर मारेंगे आप? मान के चलिए कि आपने आंसर मार लिया मेरे से पहले ही, और मारना भी आपने। ठीक, बिल्कुल। तो उत्तराखंड सर्वाधिक पिछले 10 सालों में उत्तराखंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी ना उधम सिंह नगर में, ये सही उत्तर है। फर्स्ट में उधम सिंह नगर, ये भी हो सकता है लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा, सबसे कम पिछले 10 सालों में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है, माइनस में चली गई है, पौड़ी गढ़वाल। ये -1.41 पौड़ी गढ़वाल की जनसंख्या पिछले। इसके अलावा अल्मोड़ा भी है माइनस में जो चल रहे हैं, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला है, पूरे भारत का। तो टिहरी में है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है, तो उत्तरकाशी। तो इसका आंसर उत्तरकाशी है। इसका कि 2017 में उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के समीप भैरव घाटी के समीप लंका में नीदरलैंड के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कब? 2017 में। किस देश के सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से, यानी यूरोप के सहयोग से। ठीक है, कहां है ये? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के समीप भैरव घाटी, लंका के पास। चलिए, इंपोर्टेंट प्रश्न था क्योंकि आपका बायोडायवर्सिटी और वन से संबंधित टॉपिक भी है। फिर से करंट का क्वेश्चन है उत्तराखंड का, कि जीआई टैग सूची उत्तराखंड में के कुल कितने उत्पादों को शामिल किया गया? मतलब जीआई टैग सूची में, ये लाइन गलत है, जीआई टैग सूची में उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को शामिल किया गया? मतलब उत्तराखंड के कितने प्रोडक्ट को आज की डेट में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? ये है ऑप्शन 12, 9, 24 और 27। तो इसका आंसर है 27। 27 अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इसका थोड़ा डिटेल है कि वर्ष 2022 में कुल 9 उत्पाद थे, है ना। 9 उत्पाद में बासमती चावल था, तेजपात, एपर्ण, मुंशियारी के सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा मुंशियारी का या धारचूला का, भोटिया दन, चूरा ऑयल और टमटा, है ना, ये चीजें थी। उसके बाद फिर देखा जाए तो अभी 21 अक्टूबर 2023 में देहरादून में वन जीआई महोत्सव हुआ था, है ना। और वैसे भी अगर पूछे 2023 में ये जो महोत्सव हुआ है तो कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। यहाँ पर फिर से 18 उत्पादों को घोषित किया गया। तो इसमें सब आप देख सकते हैं, मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, माल्टा, रामदाना, काला भट्ट, लाखोरी मिर्च, अल्मोड़ा की पहाड़ी तोर दाल, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग की चाय, बिछुआ फाइबर, मोमबत्ती नैनीताल की, पिछोरा कुमाऊनी और मुखौटा चमोली का लकड़ी कला, ये सब इनको भी घोषित कर दिया। टोटल 27 हो गए हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बना दे तो आपको अच्छी तरह से एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड बाघ 227, 442, 450, 560 अभी वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या है।
ठीक है। पहली बाघ जनगणना 2010 में हुई थी और तब से लगातार बाघों की संख्या बढ़ती रही और 500 पिछली बार में यानी 2000, इससे पहले 2018 की बाघ गणना थी, तो 2018 की बाघ गणना के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ थे और इस बार 2022 की बाघ गणना के अनुसार उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है एक जनगणना से। उत्तराखंड का सबसे कम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या की बात है। अब उत्तराखंड का सबसे कम पहले सर्वाधिक, ये ध्यान रखना है लैंग्वेज को, जनसंख्या घनत्व वाला जिले कौन कौन से। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी जहां प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की औसत संख्या सबसे कम है, तो उत्तरकाशी आपने ये पढ़ा होगा, तो उत्तरकाशी पहले आना चाहिए, तो इसका आंसर उत्तरकाशी वाला होगा जो भी होगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी हरिद्वार का, ठीक है, ये याद है बिल्कुल। उत्तरकाशी का कितना है 41 है, हरिद्वार का कितना है 801, ठीक है। ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? क्या होगा 17वां, 20वां, 13वां, 25वां? तो किससे मानेंगे? बी, 25वां स्थान है जनसंख्या घनत्व के अनुसार। तो 17वां स्थान किसके हिसाब से है? 17वां स्थान अगर पूछे तो क्या होगा? साक्षरता के अनुसार 17वां स्थान, ठीक है। और 25वां हमने मान ही लिया घनत्व के अनुसार। 20वां स्थान अभी हमने देखा था जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। और 13वां स्थान लिंगानुपात के अनुसार, सेक्स रेशियो के अनुसार। और भी है मतलब, लेकिन फिलहाल यहां पर जो दिख रहे थे वो दिखा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात। फिर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करने लगा। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले उत्तराखंड के कौन कौन हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की औसत संख्या आती है। तो सबसे कम पहले बताना है, फिर सर्वाधिक बताना है, सॉरी सर्वाधिक पहले बताना है, फिर सबसे कम बताना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा फर्स्ट में आना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर सही होगा। अल्मोड़ा सबसे ज्यादा है। अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 1139। और हरिद्वार सबसे कम 880, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या। आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कवर किया। 14 क्वेश्चन, उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता की बात कर रहा है, तो ऑप्शन देख के बड़ा कंफ्यूजन होगा। 77.87, 87.87, 87.40, 74.70, तो इसका आंसर है 87.40। ध्यान रखिएगा ये पुरुष साक्षरता है। अगर महिला होता, महिला साक्षरता होता तो 70% होता, एग्जैक्ट 70% महिला साक्षरता और 87.40 हाँ पुरुष साक्षरता। उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? सबसे कम नगरीकृत मतलब सर्वाधिक ग्रामीण, तो इसका आंसर होगा बागेश्वर। अगर सर्वाधिक नगरीकृत कहता तो देहरादून होता। देहरादून सर्वाधिक नगरीकृत है और बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत या सर्वाधिक ग्रामीण। चलिए और प्रश्न यहां पर, सबसे कम और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। फिर से जनगणना को फोकस किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, जनगणना का टॉपिक मान के चल रहे हैं हम। तो ये आपने पूरी तरह रिवाइज कर भी लिया होगा वैसे, लेकिन फिर भी सबसे कम और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात उत्तराखंड में सबसे कम पहले बताना है और फिर सर्वाधिक शिशु लिंग। आपको याद होना चाहिए सबसे कम शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़ का है, तो पिथौरागढ़ पहले ऑप्शन में होगा, तो मतलब आंसर सही हो सकता है। और इसका लगभग 816 के आसपास मुझे याद आ रहा है। और सर्वाधिक जो है ये अल्मोड़ा का होगा, अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा 922 के आसपास है, तो ऐसा आंसर पिथौरागढ़ अल्मोड़ा अगर है तो हो जाएगा काम। ये पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। ये है आपका आंसर। पिथौरागढ़ में सर्वाधिक सबसे कम और सर्वाधिक है आपका अल्मोड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का फिर से क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। सबसे कम महिला साक्षरता बहुत बार आ चुका है ग्रुप सी में, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की, और सर्वाधिक पूछता तो क्या होता? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण और शहरी साक्षरता कितने प्रतिशत है? सीधा पूछ रहा है, पहले ग्रामीण बतानी है और फिर शहरी बतानी है। आंसर आपको बताना पड़ेगा ग्रामीण साक्षरता कितने प्रतिशत है। ये थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन जा रहा है। उत्तराखंड की ग्रामीण और शहरी साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले ग्रामीण बताना है, लेकिन 78.82, 84.85 मतलब ये ग्रामीण है
और ये शहरी है। ऐसे ही 84.85 ग्रामीण, ये हो नहीं सकता। 75.7 ग्रामीण कम होगी, 70% और 85.76, ये आंसर सही है। ये ग्रामीण साक्षरता है उत्तराखंड की, ग्रामीण। और शहरी साक्षरता है ये 84 ये शहरी, ये याद रखिएगा, फिर से प्रश्न एक्स्ट्रा है। तो उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता 76.31 और शहरी साक्षरता 84.85। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC ST से यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे कम तथा सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या ने टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही, परसेंटेज की नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है SC का, वैसे पकड़ में नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल हो जाएगी, और जिसने बहुत कम पढ़ा है तो उसको बहुत दिक्कत आएगी, और तुक्का लगाने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है एक ही क्वेश्चन बहुत महंगा पड़ेगा। तो सबसे कम तथा सर्वाधिक SC जनसंख्या की बात करूंगा, तो SC का फॉर्मूला मैंने बताया था HCBD, कई बार मैं बता चुका हूं इसे। और अगर SC का बताना होता, ST का बताना होता फॉर्मूला, तो क्या होता, URUT। मतलब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा, SC अनुसूचित जाति, ठीक है, ये हरिद्वार है, H फॉर हरिद्वार है, C फॉर चंपावत है, B फॉर बागेश्वर है, और D फॉर देहरादून है। ये है पूरा SC जनसंख्या का लेखा जोखा। ये है SC की टोटल जनसंख्या, और ये है SC का टोटल प्रतिशत। अगर जनसंख्या पूछ रहा है या प्रतिशत, ये ध्यान रखना है, जनसंख्या, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे कम और सर्वाधिक SC जनसंख्या पूछा है, मतलब ए वाला पूछा है, ए वाला है। तो इसका मतलब हरिद्वार की सबसे ज्यादा है और चंपावत की सबसे कम है। और प्रतिशत पूछता तो बागेश्वर का सबसे ज्यादा प्रतिशत है और देहरादून का सबसे कम है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, सबसे कम तथा सर्वाधिक SC जनसंख्या, पहले कम बताने, यानी चंपावत पहले आएगा और हरिद्वार बाद में आएगा। तो चंपावत और हरिद्वार हमारा आंसर है, इसका आंसर होगा D, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी दिक्कत करेंगे आपको, इसलिए आराम से फॉर्मूले करना है। तो SC का फॉर्मूला था HCBD, और ऐसे ST का फॉर्मूला है अनुसूचित जनजाति का URUT, ठीक है। उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, टिहरी, ये जनसंख्या होता है, ये प्रतिशत होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने भी अपने तरीके से पढ़ा होगा, वैसे पढ़ने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे भी पढ़ो, तरीके अपने अपने। सर्वाधिक और सबसे कम ST प्रतिशत, बिल्कुल सही है, फिर से फॉर्मूला आ गया। अब हम आपको URUT की तरफ ले चलते। अगर ये जनसंख्या है, UR जनसंख्या, और ये प्रतिशत है, पूछ क्या रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, जनसंख्या, यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, तो इसका मतलब उधम सिंह नगर का सर्वाधिक जनसंख्या है और टिहरी का सबसे कम प्रतिशत है। सर्वाधिक, हाँ, यहाँ पर दोनों उधम सिंह नगर है, बड़ी बात है, परसेंटेज भी, टोटल जनसंख्या भी। सर्वाधिक और सबसे कम ST प्रतिशत की बात कर रहा है, सर्वाधिक ST प्रतिशत भी उधम सिंह नगर होगा, और दूसरा होगा T फॉर टिहरी। तो उधम सिंह नगर और टिहरी अगर आंसर है तो सही होगा, इसका आंसर होगा उधम सिंह नगर और टिहरी, ठीक है। चलिए, दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर करा दिए मैंने। वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त, उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त हुए अंग्रेजों के समय या जब भी, तो वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था, 9वां, 5वां, 11वां, 7वां, तो इसका आंसर होगा 9वां, ठीक है। ये कब हुआ था, 1863 से 73 के बीच, और ये किसने कराया था, हेनरी रैमजे ने, को किंग ऑफ कुमायूं कहते हैं हेनरी रैमजे को, हेनरी रैमजे, ठीक है। और इसका अध्यक्ष बताया कौन है, विकेट, GE विकेट इसका अध्यक्ष था, GE विकेट। तो इसे इसने विकेट बंदोबस्त भी कहते थे, इसको विकेट बंदोबस्त, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इसे नवा भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं या विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। GE विकेट की अध्यक्षता था हेनरी रैमजे, कुमाऊं कमिश्नर ने इसे करवाया है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था, उत्तराखंड की जमीन को 5 भागों में बांटा गया था, अलग अलग। चलो, उत्तराखंड की सबसे प्रमुख फसल, जनरल क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड की पूछेगा तो गेहूं, दूसरी सबसे प्रमुख फसल पूछेगा तो चावल। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है, जनरल क्वेश्चन आ जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कवर करना पड़ेगा। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है, 49%, 33 से 34%, 11 से 12%, 24 से 25%। तो इसका आंसर सबसे सटीक ये है, ठीक है। तो कहीं पर इसे 12 देगा, कहीं 13 देगा, कहीं 11.65 देगा, मतलब ये लगभग इसके आसपास। उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। सबसे अकेले उत्तराखंड के टोटल उत्पादन का 50% अकेले उत्पादन कर रहा है अभी। और इसमें भी महत्वपूर्ण जगह है हरसिल, ठीक है। हरसिल में विल्सन प्रजाति का सेब है, यहाँ पर विल्सन ने, फ्रेडरिक विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी, और आज विल्सन प्रजाति का सेब है। अभी उत्तराखंड सरकार ने घोषणा कर दी थी, हम इसे उत्तराखंड एप्पल या उत्तराखंड एप्पल के नाम से बेचेंगे करके, एप्पल, ठीक है, इस नाम से अभी बिकेगा, वरना इससे पहले हम न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से इसे बेचा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में कौन गलत है, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, कौन गलत है पूछा, आप आराम से इसको एक बार देखना पड़ेगा। आप नदी से एक क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर,
साइज बढ़ाना पड़ेगा और इधर की तरफ लाना पड़ेगा। उपरोक्त में कौन गलत है? देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन सरयू से होता है और पूर्वी रामगंगा चूंकि नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है और बाद में सरयू इसमें मिल जाती है आपके पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ के पास। बिल्कुल सही है, पूरी रामगंगा का मिलन। आपको गलत कथन बताना है, ठीक है, ये सही आंसर है। ये आपका रामेश्वर तीर्थ में ये मिलन होता है, रामेश्वर तीर्थ में मिल जाती है सरयू और पूरी रामगंगा। क्लियर है। रामबाड़ा मंदाकिनी नदी के तट पर है और ये रुद्रप्रयाग में होगा। रामबाड़ा सही है ये भी। नेक्स्ट है, कोसी नदी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। कोसी नदी बेसिन आपके अल्मोड़ा में इसे धान का कटोरा कहते हैं। और तो फिर ये जब ये रामनगर में आ जाती कोसी नदी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ठीक है ये भी ऑप्शन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मुझे बैक करना पड़ेगा क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है और फिर वहीं पर चलना पड़ेगा। फिर से वही चलते हैं, देखते हैं। ये यहां पर हमने रोका था इसको ऐसे। अब लास्ट जो इसका ऑप्शन था धर्मगंगा, धर्मगंगा भागीरथी की सहायक नदी है पूछा है। तो धर्मगंगा और बालगंगा ये भिलंगना की सहायक होनी चाहिए, भिलंगना। हालांकि बाद में भिलंगना की सहायक मूलतः, बाद में हालांकि ये सब भागीरथी में मिल जाती हैं सहायक, तो लेकिन डायरेक्टली नहीं है। तो इसका आंसर क्या गलत है? तो केवल ये 4 गलत माना जाए इसमें, ठीक है, और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में कार्तिक स्वामी मंदिर, तो इसका आंसर टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, और काफी फेमस है कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग का। उत्तराखंड हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये आप बताना है कहाँ है। टिक मारना है आपने, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली और 2 बार पौड़ी यहाँ पर। चलो अल्मोड़ा दे देता हूँ, अल्मोड़ा। तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी, मातली, मातली उत्तरकाशी में हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, 1987 में बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? गणेश सिंह गरीब ने, विजय जड़दारी ने, जगत सिंह चौधरी ने, हरक सिंह रावत ने। तो इसका आंसर होगा विजय जड़दारी ने चलाया बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। और बीज बचाओ आंदोलन के तहत उन्होंने 12 नाजा किताब भी लिखी थी, बल्कि 12, ये पूछे 12 नाजा किसकी पुस्तक है? तो इन्हीं की होगी, विजय जड़दारी जी की। अवधेश कौशल का संबंध किससे है? शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ थे, पर्यावरणविद थे। तो इसका आंसर होगा पर्यावरणविद, क्योंकि पर्यावरण आपका टॉपिक है इसलिए प्रश्न बना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उत्तराखंड में राठ वाहिनी किस नदी को कहा जाता है? नदी से क्वेश्चन फिर से मिला है। राठ वाहिनी किस नदी को कहते हैं? तो रामगंगा, भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा। तो इसका आंसर होगा रामगंगा, वो भी पश्चिमी रामगंगा को राठ वाहिनी कहते हैं। भारत नेपाल के मध्य महाकाली समझौता, चूंकि पंचेश्वर डैम बन रहा है इसलिए उसी संदर्भ में महाकाली समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1996 में हुआ था भारत नेपाल के मध्य महाकाली समझौता। इसी संदर्भ में पंचेश्वर बांध परियोजना चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में चौपान घाटा क्या है? प्रसिद्ध है, सॉरी, उत्तराखंड में चौपान घाटा प्रसिद्ध है किसके लिए? उदय शंकर नृत्य अकादमी के लिए, विवेकानंद प्रति कृषि संस्थान के लिए, और चाय विकास बोर्ड 2000। अच्छा, इसका आंसर ये होगा चाय विकास बोर्ड है चौपान घाटा में। रक्षा शोध संस्थान, वैसे सब अल्मोड़ा में है, रक्षा शोध संस्थान भी अल्मोड़ा में है, विवेकानंद प्रति कृषि संस्थान भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये 1924 में बना है, बोसी सेन ने बना रखा है, ये भी पूछता रहता है। बोसी सेन 1924 में बोसी सेन के द्वारा बनाया है, ठीक है। और कृषि संस्थान भारत यानी दिल्ली की पर्वतीय इकाई है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकेडमी, ये भी वही है, फल सीमा में है, ये फल सीमा, ठीक है, 2002-3 में बनी है। तो ये सब हैं तो अल्मोड़ा में, लेकिन यहाँ पर जो पूछा चौपान घाटा, तो सबसे सटीक आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जा रहे हैं। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर की स्थापना पूछ दी इस बार इसने। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 1989, 1968, 1979, 1989, यहाँ पर 18 होना था। 1889, 1968, 1979 और 1989, तो इसका आंसर होगा 1989। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था और राजस्व पुलिस एक्ट कब लागू हुआ था? अच्छा, राजस्व पुलिस व्यवस्था भी कह रहा है और राजस्व पुलिस एक्ट भी, ये अभी सुर्खियों में आ रखा है 2022-23 में, इसलिए इंपोर्टेंट हो सकता है प्रश्न। तो 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था आई थी, ये इसका आंसर है, और 2011 में ये राजस्व पुलिस एक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है? अच्छा, 1946 की स्थापना हिमालय नक्षत्र वेधशाला वैसे देवप्रयाग टिहरी में है, देवप्रयाग
ठीक है, टिहरी में। और इसकी स्थापना पूछे इसने किसने की थी, गिरिराज शाह चक्रधर जोशी, इसका आंसर ये होगा। हालांकि गिरिराज शाह का भी इसमें रोल है, लेकिन चक्रधर जोशी। उत्तराखंड मत्स्य नीति कब लागू की गई थी, मत्स्य के लिए उत्तराखंड नीति 2002 में लागू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है, तो 6 से 14। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT, वैसे हमारे वहाँ इसे वर्ष 2002 मानते हैं स्थापना उत्तराखंड में। पहले तो नरेंद्र नगर में था, लेकिन अब ये देहरादून में है कि स्थित है, पूछा है वर्तमान में, तो देहरादून में इसे मान रहा हूँ। वैसे पहले नरेंद्र नगर में था, मतलब इसकी स्थापना नरेंद्र नगर में हुई थी, लेकिन आज की डेट में ये देहरादून में है, तो इसे देहरादून माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट यात्रा कब शुरू हुई थी। चूंकि अभी अस्कोट आराकोट यात्रा चल रही है, मतलब चली थी, तो मामला सुर्खियों में है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी शुरुआत 1874, 1896, 1974, इसका आंसर ये होगा। तो प्रथम यहाँ पर हुई होगी, 10 साल बाद होती है अस्कोट आराकोट यात्रा, फिर उसके बाद 84 में हुई होगी, और पहले 74 में हुई है, 84 में, फिर उसके बाद 94 में हुई होगी, और फिर 2004 में हुई होगी, ठीक है, उसके बाद 2014 में हुई होगी, अब 2024 में हो रही है। तो कौन सी वाली है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी जो 2024 में अस्कोट आराकोट यात्रा हुई है 25 मई से, 25 मई 2024 को जो अस्कोट आराकोट यात्रा हुई है वो 6ठे नंबर की, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान, उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है। अल्मोड़ा, काशीपुर, सेलाकुई देहरादून है, देहरादून में इसे माना जाता है। भतूज और कढ़ाई उत्सव उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किए जाते हैं। भतूज उत्सव, कढ़ाई काफी फेमस है बद्रीनाथ का, तो इसका आंसर बद्रीनाथ तो लास्ट में होना चाहिए। बद्रीनाथ ये है, और ये नहीं हो सकता, बी नहीं है इसका, ये भी नहीं है इसका, बद्रीनाथ लास्ट में, तो इसका आंसर ये है। तो भतूज उत्सव पता है कहाँ का है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग का, और कढ़ाई उत्सव कहाँ का है, बद्रीनाथ। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 41, उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा कब घटित हुई थी। काफी सुर्खियों में रहा मामला, आपको भी पता है केदारनाथ आपदा के बारे में। अगर ये कब घटित आ जाए तो क्या होगा डेट, क्या आंसर दोगे। 16-17 जून 2013, 25-26 मई 2013, 1-7 जून 2013, 2022। तो इसका आंसर होगा 16-17 जून 2013। 17 जून से 2 जुलाई 2013 तक सेना द्वारा चलाया गया अभियान क्या क्या थे। ऑपरेशन राहत चलाया गया था, इसके लिए 18 जून 2013 को। ऑपरेशन गंगा प्रहार चलाया गया था 19 जून 2013 को। ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था 21 जून से लेकर 2 जुलाई। ठीक है, तो ये कुछ नई जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलक्यारा मामला काफी सुर्खियों में रहा है अभी। सिलक्यारा, ठीक है, पूरे देश में इसको लेकर काफी तहलका मच गया था। उत्तराखंड में सिलक्यारा किन 2 राजमार्गों को जोड़ता है। अगर ऐसा प्रश्न बना दे तो करंट क्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तुंगनाथ बद्रीनाथ को जोड़ता है क्या, बद्रीनाथ केदारनाथ, कल्पनाथ केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री, इसके लिए था ये सिलक्यारा सुरंग जो बन रही थी ना। लगभग 4.513 किलोमीटर की लंबी सुरंग बन रही है, और 2018 से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। और लक्ष्य महत्व क्या है इसका, गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग बनना था सुरंग के माध्यम से। इसी को लेकर काफी दिक्कत आ गई थी, और उत्तरकाशी जिले में हुआ ये। वैसे निर्माणाधीन एक महत्वपूर्ण सुरंग है। अंतिम रूप से 28 नवंबर 2023 को 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक निकालने में कामयाबी मिल गई थी। अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी। 41 मजदूर फंस गए थे, और फिर 28 नवंबर 2023 को उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। इस सुरंग को NH 134 जो पूर्व में 94 था पर बनाया गया, ध्यान रखना। अभी जो NH 94 है, जो यमुनोत्री जाता है 94, इसका वर्तमान नाम क्या रख दिया गया है, NH 134, यानी यमुनोत्री जाने का माध्यम ये है। और गंगोत्री का NH 108 था, और उसे अब NH 34 कर दिया गया है, NH 34। ये सब आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है कि गढ़वाल के ऐसे कितने जिले हैं जो कुमाऊं से सीमा बनाते हैं। 4, 3, 2 और 5। तो इसका आंसर होगा 2। केवल कौन बनाता है, चमोली बनाता है कुमाऊं से सीमा, और दूसरा पौड़ी बनाता है कुमाऊं से सीमा। तो पौड़ी और चमोली, ये ठीक है। LT में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। एक बार मैप को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा आपको। तो अगर ये पूछे कि गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगे, तो आप 2। अगर कुमाऊं के कितने जिले लगे पूछेगा, तो कुमाऊं के जिले जो गढ़वाल से लगते हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप कहोगे 4। कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से लगते हैं। पिथौरागढ़ लगता है, बागेश्वर लगता है, अल्मोड़ा लगता है, और नैनीताल लगता है। ये 4 जिले लगते हैं। तो कुमाऊं के 4 लगते हैं, और अल्मोड़ा गढ़वाल के केवल 2 लगते हैं, चमोली और पौड़ी। क्लियर हो गया होगा।
और इसी संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बना सकता है कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जिलों से लगने वाला जिला, अगर ऐसा पूछे तो पौड़ी होगा। पौड़ी जिला उत्तराखंड के ना 7 जिलों से लगता है, ठीक है। और नैनीताल जहां मैं हूं, ये लगभग 4 जिलों से लगता है। वैसे मैंने इससे ऐसे समझा जा सकता है, अगर 1 से लेकर 7 तक के अंक लिखे जाएं, 1 जिले से लगने वाला ऐसा कुछ है नहीं, तो 2 जिले से लगने वाले, 3 जिलों से लगने वाले, 4 जिलों से लगने वाले, 5 जिलों से भी कुछ है नहीं, 6 जिलों से लगने वाले और 7 जिलों से लगने वाले। अगर टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट देखे जाएं तो 2 ऐसे जिले हैं उत्तराखंड में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये 2 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, दो जिलों से लगते हैं। 3 जिले लगने वाले केवल बागेश्वर है, एकमात्र जिला। 4 जिलों से लगने वाले 7 जिले हैं हमारे उत्तराखंड के, 7 जिले हैं जो 4-4 जिलों से लगते हैं। 6 जिलों से लगने वाले केवल 2 हैं, चमोली और अल्मोड़ा। चमोली और अल्मोड़ा उत्तराखंड के 6-6 जिलों से लगते हैं। और 7 जिलों से लगने वाला एकमात्र जिला है पौड़ी, ठीक है। तो 7 से पौड़ी और 3 से बागेश्वर, ये बागेश्वर है एक, और उसके 7 जिले 4-4 जिलों से लगते हैं, चमोली और अल्मोड़ा 6-6 जिलों से लगते हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो ये फॉर्मूला था 234 67 2 3 4 6 7। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। गैरसैंण किस नदी के तट पर है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है गैरसैंण, तो किस नदी के तट पर अगर आ जाए तो इसका आंसर होगा रामगंगा, वो भी पश्चिमी रामगंगा। हाँ, उत्तराखंड में रिकॉर्डेड 1% 2021 में जो अभी वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तराखंड में रिकॉर्डेड 1% पूछेगा तो 71.05, ठीक है, ध्यान रखें 71.051% है अभी उत्तराखंड में रिकॉर्डेड 1%, वैसे तो 46 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कह रहा है। तो हाई एल्टीट्यूड यानी उच्च स्थलीय, तो क्या होगा आंसर? हरिद्वार तो होगा नहीं, गोपेश्वर, श्रीनगर, अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा भी गया, 2 आंसर आप, इसका आंसर है श्रीनगर। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री पूछा है, ड्रग फैक्ट्री, तो इसका आंसर होगा रानीखेत, ठीक है। ड्रग कंपोजिट सेंटर पूछता तो ताड़ीखेत होता आंसर। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब घोषित किया गया? क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसे बताना पड़ेगा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी, चूंकि गैरसैंण अब काफी सुर्खियों में चल रहा है, तो इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। 1 जून 2021, 9 नवंबर 2020, 20 जून 2020 और 15 अगस्त 2020, तो क्या आंसर मारेंगे? वैसे ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का निर्णय था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया, प्रश्न पूछा है। 15 अगस्त 2020 इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी इसको मैं हटा देता हूं। 1 जून 2021, 9 नवंबर 2020 कब घोषित किया गया था? वैसे घोषित पूछ रहा है, 2 हटा दिए मैंने। अब 20 जून 2020 ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है। वैसे मुझे बहुत श्योर जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी डाउट्स हैं, बहुत सारे डेटे हैं, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1 जून 2021, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार थी उस समय, इसलिए मुझे ये ध्यान है 1 जून 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन, डेट उत्तराखंड के किस वर्ष विधानसभा द्वारा वेबसाइट शुरू की गई थी? अच्छा, उत्तराखंड की वेबसाइट एक फिक्स डेट है 4 मई 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चन इस बार, बड़े बड़े क्वेश्चन है। रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रामायण चूंकि 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है, और चमोली के अनेक गांवों में इसे मनाया जाता है रामायण, और आपको ध्यान है कि बहुत सुर्खियों में रहता है प्रश्न, तो ये इसे लिपिबद्ध कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले, यानी रामायण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम कुशल सिंह भंडारी, स्थानीय शिक्षक, इन्होंने किया था, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिख रहा है, कुछ पुस्तकें कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है, उत्तराखंड की ही मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश सैनी की इंपोर्टेंट किताब मानी जाती है, ठीक है। हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, ये भी ठीक है। होली हिमालय, ई सरवन ओकली, ये तीनों ठीक है। हिमालय का इतिहास लिखा है, उत्तराखंड का इतिहास होता है डॉक्टर अजय रावत, तो ये इसमें गलत मानूंगा मैं, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व बताओ, ये पूछ रहा है, तो कौन होगा? गंगोत्री, फूलों की घाटी, आसन, नंदा देवी। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत में ना, टोटल ये आपका टॉपिक भी है, भारत में अगर देखे जाएं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल, उसमें से एकमात्र उत्तराखंड का है, वो है नंदा देवी।
ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी 1988 में ही स्थापित हुआ है, जिस साल ही यूनेस्को में शामिल हुआ था। वैसे नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी होने को, लेकिन इसको बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में घोषित किया और इसी साल इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। वैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो ये केवल चमोली में नहीं है, ठीक है। इसका विस्तार चमोली प्लस पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। ये 3 जिलों में, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। लगभग 5860.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का एकमात्र अब तक का नंदा देवी, ठीक है। जबकि अगर खाली यूनेस्को में शामिल कहेगा तो नंदा देवी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अगर बायोस्फीयर पूछेगा यानी जैव मंडल रिजर्व पूछेगा तो तब नंदा देवी होगा। चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर 3 जिलों में फैला हुआ है, 5860.5 स्क्वायर किलोमीटर है और 1988। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आसन रामसर साइट उत्तराखंड का एकमात्र है, वो कब रामसर स्थल बनाया गया? 2019, 2012, 1955, 2020। तो इसका आंसर होगा 2020। जब इसे 2020 को शामिल किया गया था तो ये तब 38वां रामसर साइट था, भारत का 38वां, ठीक है। तो उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? आसन है। आसन कहाँ है? देहरादून में। वैसे 2005 में इसकी स्थापना हो रखी है ये, और लेकिन इसे 2020 में क्या बनाया गया, मतलब रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर ईरान में एक जगह का नाम है, इन्हें कहते हैं वेटलैंड एरिया, वेटलैंड WETLAND। ये उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड अभी आसन है। कब बना? 2020 में। कौन से नंबर का? 38वां भारत का। ये था क्वेश्चन नंबर 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सही कौन नहीं है पूछा है यहाँ पर, मतलब इनमें से कौन सही नहीं है। ये पर्यावरण का एक टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर बड़ा सा, देख लेते हैं एक बार कौन सही नहीं है। रवाई कांड 30 मई 1930, रवाई कांड 30 मई 1930 को हुआ था, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। और रवाई कांड की बात मैं कर रहा था, और जहाँ तक रवाई कांड का सवाल है, टिहरी के राजा नरेंद्र शाह के समय एक घटना घटी थी। और उस समय हुआ क्या था कि टिहरी के राजा नरेंद्र शाह द्वारा लोगों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया गया था। और जब लोगों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया गया तो उससे किसान और स्थानीय जमींदार काफ़ी परेशान हो गए, और उनने राजा से कई बार रिक्वेस्ट की कि वो हमारी भूमि को वन भूमि घोषित न करें। अगर राजा हमारी भूमि को वन भूमि घोषित कर देंगे तो इससे हमारी जो ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन बहुत लंबे समय से जो उनके पास है वो चली जाएगी, ठीक है। रवाई कांड के बारे में हिस्ट्री में क्वेश्चन भी बन सकता है, और इसका करंट में भी क्वेश्चन बन सकता है, उसकी डेट भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा फिर पूछेगा कि रवाई कांड 30 मई 1930 को हुआ था, टिहरी में हुआ था, टिहरी के रवाई में हुआ था। उस समय टिहरी का राजा कौन था? तो राजा सुदर्शन शाह थे उसमें, टिहरी के राजा, ठीक है। और 30 मई 1930 को जिस दिन ये घटना हुई थी, कहते हैं कि टिहरी के राजा सुदर्शन शाह उसमें इंग्लैंड की यात्रा पर थे, और उनका जो खास सलाहकार थे या सेनापति थे वो थे चक्रधर जुयाल। और चक्रधर जुयाल के बारे में कहा जाता है कि उनकी नई नई नियुक्ति हुई थी, और चक्रधर जुयाल जब लोगों को समझा रहे थे, जब आंदोलन चल रहा था टिहरी राज्य के अंदर कि भैया वन भूमि राजा की भूमि ने घोषित की जाए, सरकारी भूमि ने घोषित की जाए, तो चक्रधर जुयाल ने लोगों को समझाया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, लोग आक्रामक हो गए, और कितना समझाने के बावजूद जब नहीं माने तो चक्रधर जुयाल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी घटना घट गई थी, इसलिए उसे यहां पर थे हम, थोड़ा सा ब्रेक चल रहा था। अब लास्ट क्वेश्चन शायद हमारा ही था, तो उसमें जो वैसे तो डेट पूछी है, वैसे पूछता है कि रवाई कांड कब घटित हुआ। इसकी कहानी बता रहा था मैं रवाई कांड की। 30 मई 1930 को जब ये घटना घटी होगी तो उस समय कौन था पूछिए। अगर राजा पूछिएगा कौन था तो आप कहेंगे राजा थे नरेंद्र शाह, ठीक है। रवाई कांड की डेट पूछेगा 30 मई। आज भी रवाई में यानी टिहरी गढ़वाल में इस समय शहीद दिवस मनाया जाता है। किसानों की बहुत सारी यहाँ पर हत्या हो गई थी, और चक्रधर जुयाल जिसकी वजह से घटना घटी है, वो चक्रधर जुयाल है, चक्रधर जुयाल। चूंकि इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, इसलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं। इसे जनरल डायर, जनरल ये सब आपने सुना है, ठीक है। उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल है। किसके समय घटना घटी? नरेंद्र शाह के समय। मामला क्या था? जब लोगों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सब घटनाएं आ गई।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा, यानी पहला बिल्कुल सही था, कौन सही नहीं है पूछा हमसे। तो छीनो झपटो आंदोलन 1998 में चमोली में वनों को लेकर, यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का मामला चल रहा था। लोग चाहते थे कि उसके प्रबंधन की मांग जो उन्होंने कर रखी है वो जनता को मिल जाए, लेकिन सरकार जनता को देने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए सरकार वहां पर कुछ पेड़ कटवा रही थी, लोगों ने उनके हथियार वगैरह छीनना शुरू कर दिया। छीनो झपटो आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में बिल्कुल सही है। सुरेश भाई, टेहरी में चल रहा है, टेहरी में भेलंगना नदी के आसपास था। भेलंगना नदी के आसपास के लगभग 2500 पेड़ों को मार्क कर दिया गया था और उनको काटने का आदेश हो रहा था, तो लोगों ने उन पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें न काटने का आश्वासन दिया था और आंदोलन कर दिया था। श्री सुरेश भाई के नेतृत्व में ये घटना घटी थी। सही है ये भी, यानी अब तक सब सही है। मैती आंदोलन 1996 में कल्याण सिंह रावत ने ग्वालदम से किया था, इसे ग्वालदम चमोली से। और मैती आंदोलन में दूल्हा दुल्हन शादी के अवसर पर एक पेड़ लगाते हैं और बाद में उसके मायके वाले, यानी दुल्हन के मायके वाले, उसकी रक्षा करते हैं। कंसेप्ट था कल्याण सिंह रावत का, आज कल्याण सिंह मैती के नाम से फेमस है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है खीराकोट वन आंदोलन। खीराकोट अल्मोड़ा में जगह का नाम है। 1978 में मालती देवी ने यहाँ पर खड़िया यानी चौक जो यहाँ पर खनन हो रहा था उसका विरोध किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है फाटा आंदोलन। फाटा आंदोलन 1973 में हरीश मैखुरी, और ये भी बिल्कुल सही है। फाटा आंदोलन 1973 में ही होता, हरीश मैखुरी। और लास्ट दिया है सभी सही हैं, तो यही आंसर इसका सही है, सब सही है इसमें से। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ खास पर्यावरण, वन, जनगणना से संबंधित टॉपिक थे। बस आपको 15-20 मिनट और आपको देने पड़ेंगे। जो आपने पूरा पढ़ा है, ज्योग्राफी, जनगणना, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, ये सब इसका रिवीजन हो जाएगा। बस इस टाइप की वीडियो 1 और 2 और आपके सामने रखूंगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।